यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। ये बराबर इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि यूपी पीसीएस में आ चुका है लास्ट ईयर एक क्वेश्चन, लागू कब से हुआ और ये कब का अमेंडमेंट एक्ट है। तो चलिए इसके पहले मैं शुरुआत करूँ, मैं आज आपको बता दूंगा। देखिए आज क्या आपको पता चलेगा, इसके सारे फीचर्स, इस एक्ट के, इस संविधान संशोधन के जितने भी फीचर्स हैं। फीचर्स पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो पिछले कई सारे एग्जाम्स में आया होगा। ठीक है, इसके पहले की शुरुआत करूँ, मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूँ। आप में से बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि सर मैं तैयारी करूँ कि ना करूँ। यार मैं एक ही बात कहता हूँ, देखिए दो ही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो है करंट अफेयर्स, दूसरा जनरल स्टडी। अगर आप डेली 3 से 4 घंटे बिना कुछ सोचे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, बिना इतना सोचे अगर आप 4 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, और विश्वास करिए 1 साल आप ऐसे ही करिए, सिर्फ 3 से 4 घंटा करंट अफेयर्स जनरल स्टडी, करंट अफेयर्स जनरल स्टडी टारगेटेड। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, देर हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे एक ही पोस्ट हो, आपका होता ज़रूर है। कई लोग कहते हैं यार लक चलता, कुछ नहीं होता, लक जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। सफलता के लिए मरना पड़ता ही है। लोग 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। लोग 10 किताबें पढ़ रहे हैं, आपको 12 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। वो दिन नहीं है कि आप थोड़ा सा पढ़ के 4 लूसेंट पढ़ के आपका हो जाएगा, ये झूठ है। मैं कितना भी आपको, या दुनिया कितनी भी आपको बता दे कि यार इतना पढ़ के पास, असंभव है। लोग 12 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको 13 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आज का समय नहीं। और ऐसा नहीं, आपको पता होगा, देखिए जनरल ओबीसी की मेरिट और में कोई फर्क नहीं जाता, एक एक नंबर का फर्क भी नहीं है। अब तो सब कुछ एक लेवल पे चल रहा है भाई। जितनी जनरल की कट ऑफ जाती है उससे कम ओबीसी की कट ऑफ नहीं जाती, और बहुत ही माइन्यूट सा फर्क रह गया है एससी कैटेगरी में। तो आप लोग याद रखिएगा भाई, मेहनत सभी को करनी है। आज का वो टाइम है कि लोग 8 घंटे पढ़ें तो आप 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वो नहीं है कि आप सोचे कि 3 घंटे में हो जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन, 2 नंबर से रुक जाएगा, 3 नंबर से रुक जाएगा। तो याद रखिए डेली पढ़िए, सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, थोड़ा देर लगेगी वो अलग बात है, लेकिन होगा जरूर, इस बात की गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 73वां संविधान संशोधन। और आज का टॉपिक देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है। पहली चीज मैं इसके क्या ऐड किया गया, देखिए पार्ट नंबर 9 याद करिए, याद रखिएगा, पार्ट नंबर 9 संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया, और इसमें 2 चीजें ऐड की गई। एक तो क्या, आर्टिकल 243 से 243 ओ इस संविधान संशोधन के आधार पर, और दूसरा शेड्यूल नंबर 11, शेड्यूल का मतलब अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई इसी संविधान संशोधन के एक्ट पे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर ये शेड्यूल नंबर 11 बाद में जोड़ा गया, नहीं, इसी एक्ट के अंतर्गत 2 चीजें जुड़ी। शेड्यूल नंबर 11 जिसमें 29 विषय हैं, एग्जाम में आता ही है, 29 विषय हैं शेड्यूल नंबर 11 में। और याद रखिए दूसरा जोड़ा गया ये आर्टिकल 243 से 243 ओ तक का। और कौन सा भाग में जोड़ा गया, पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया, किसमें, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब दूसरी चीज याद रखिए, आर्टिकल 243, अपने माइंड में ना ऐसा कॉन्सेप्ट रखिए, 243, अब 243 से 243 ओ तक आता है क्या, 73वां संविधान संशोधन। ओ के बाद आता है क्या, पी से लेके जेड जी तक आता है क्या, म्यूनिसिपालिटी का। तो आपको अभी मैं ये पढ़ा रहा हूं, अगले वाले चैप्टर में म्यूनिसिपालिटी पढ़ाऊंगा। तो देखिए 243 से लेके 243 ओ तक संविधान में जोड़ा गया। और एक चीज याद रखिए, 29 विषय हैं शेड्यूल नंबर 11 या अनुसूची नंबर 11 में 29 विषय हैं, और ये इन विषय की चर्चा 243 जी में है। ये 3 बार एग्जाम में आया है, बड़े बड़े एग्जाम में आया है, स्टेट नहीं नेशनल लेवल के एग्जाम में आ चुका है। तो ये आपको रटे रहना पड़ेगा कि 243 जी, कुछ रटिए ना रटिए, लेकिन याद रखिए शेड्यूल नंबर 11 को जो 29 विषय हैं उसमें, उनको किस में जोड़ा गया, 243 जी फॉर जो भी आप समझना हो, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 किस्म के विषय थे। एक तो अनिवार्य विषय, जब ये संविधान संशोधन किया गया तो इसमें 2 विषय थे। एक तो अनिवार्य विषय, मतलब कि राज्यों को ये अपने शामिल करना है, इन विषयों को, अनिवार्य विषयों को शामिल करना जरूरी है लॉ को बनाते समय। अपने लॉ को बनाते समय इन अनिवार्य विषयों को शामिल करना बहुत जरूरी है। ऐच्छिक विषय क्या है, वॉलंटरी क्या है, आपकी इच्छा हो करिए, ना इच्छा हो ना सटीक बैठे ना करिए। तो याद रखिए 2 टाइप के विषय थे इस संविधान संशोधन में, एक जो कि बाध्यकारी थे, जिनको मैंडेटरी है कि आप अपने लॉ में शामिल करें, और दूसरा आपके ऐच्छिक है। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट फीचर्स पे। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, देखिए सबसे पहली चीज आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जानना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि याद रखिए ये शेड्यूल नंबर 11 भी इसी संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। अब आ जाइए अगला, इसके इंपॉर्टेंट फीचर। सबसे पहला,
इसका जो बेस होता है, जैसे कोई भी नई चीज़ शुरू की जाती है ना, तो उसकी स्थापना की जाती है। तो फाउंडेशन याद रखिए, ग्राम पंचायत का फाउंडेशन के लिए ग्राम सभा बनाई गई, ग्राम सभा को बनाया गया, हर जगह एक ग्राम सभा बनेगी। अब देखिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई। कितना? 3 टियर सिस्टम। पंचायती राज में 3 टियर सिस्टम है, जिसमें 3 टियर का मतलब समझ गया, सबसे बेस लेवल पे गांव होते हैं, कई सारे गांवों को मिला दीजिए तो ब्लॉक बनता है, और कई सारे ब्लॉक को मिला दीजिए तो क्या बन जाता है? जिला बन जाता है। अगर ऐसी बात करें तो याद रखिए, गांव लेवल पे, इंटरमीडिएटरी का मतलब ब्लॉक लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला लेवल पे, इन तीनों लेवल पे पंचायत का गठन, तीनों लेवल पे, ग्राम में ग्राम पंचायत, ब्लॉक में ब्लॉक पंचायत, जिला में जिला पंचायत। ठीक है, 3 स्तरीय मतलब तीनों स्तर पर हमें पंचायत, एक पंचायत यहाँ, एक पंचायत यहाँ, एक पंचायत यहाँ, इसका गठन करना जरूरी है। तीनों ही पंचायत के, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, 3 लेवल हैं, तीनों पंचायत के जो सदस्यों का चुनाव होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन से होगा। सबसे जरूरी, मैं क्या बोल रहा हूँ याद रखिए, जो इनके मेंबर्स चुने जाएंगे, तीनों के पंचायत हैं, जो पंचायत के जो भी मेंबर होंगे, वार्ड मेंबर या जो भी होते हैं, उन सबका कैसा इलेक्शन होगा? डायरेक्ट इलेक्शन। अब देखिए, पंचायत चाहे जो भी हो, उसमें एक तो मेंबर होंगे और दूसरा क्या होगा? चेयरपर्सन होगा। तो बात करें, तीनों के जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। अब इन दोनों में से याद रखिए, पंचायत का सबसे पहले गांव में जो पंचायत होगा, उसका जो चेयरपर्सन होगा या जो हेड होगा, वो क्या होगा? उसको डिटरमाइन करने का अधिकार है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर उस पर लॉ बना सकती है कि कैसे उसका चुनाव कराया जाए। ठीक है, लेकिन बचे हुए 2 मतलब इंटरमीडिएट और जिला स्तर पर जो पंचायत है, उनके जो चेयरपर्सन होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं, ये 2 बार आ चुका है एग्जाम में। जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पे जो भी पंचायत होगी, उसके जो चेयरपर्सन मतलब मुख्य आदमी का जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा। कैसा होगा? इनडायरेक्टली। और कौन चुनेगा? वही मेंबर चुनेंगे। इंटरमीडिएट पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो मेंबर्स हैं वही चुनेंगे अपने अपने चेयरपर्सन को। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन अगर इसका बात जाए तो पंचायत मतलब ग्राम पंचायत का कहा जाए, तो याद रखिए, जो चेयरपर्सन होगा वो कैसे चुना जाएगा, इस चीज को कौन डिसाइड करेगी? स्टेट लेजिस्लेचर। उसका चुनाव किस तरीके से होगा, ये चीज कौन बताएगा? स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा। ये बात एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज याद रखिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट, एससी के लिए और एसटी के लिए। देखिए, आपको हमेशा से पता है, ये दुनिया का सबसे कड़ा सच है कि रिजर्वेशन कभी हटना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन हट जाना चाहिए, नहीं, इतना दबाया गया है लोगों को कि उन्हें अपनी जगह पे लाने में बहुत समय अभी लगेगा। हमेशा नहीं कि मैं कहता हूं, लेकिन हाँ, जब तक हर आदमी अपने आप को एक बराबर में, इस रिजर्वेशन की तब तक जरूरत है जब तक, याद रखिएगा, रिजर्वेशन कब तक इंपॉर्टेंट, रिजर्वेशन तब तक आवश्यक है जब तक हर आदमी एक दूसरे के बराबर लेवल पे खड़ा ना हो जाए, इसलिए जरूरी है ये। तो एससी और एसटी के लिए क्या होगा, याद रखिए, अलग से रिजर्वेशन होगा। महिलाओं के लिए 1/3, ये बहुत बार आ चुका है, महिलाओं के लिए हर पंचायत में 1/3 सीटें फिक्स हैं। याद रखिएगा, 1/3 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए वो फिक्स हैं। अब बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ड्यूरेशन, जिससे एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। ड्यूरेशन का मतलब समयावधि। एक पंचायत की समयावधि है फिक्स 5 साल। एक पंचायत की समयावधि कितनी है? 5 साल। अब देखिए, चुनाव कब होंगे? इस 5 साल के पहले ही, 5 साल का टेन्योर पूरा होने के पहले ही क्या हो जाना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए। याद रखिएगा, समयावधि कितनी है? 5 साल। और 5 साल पूरा होने के पहले ही क्या हो जाए? चुनाव हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या इसके पहले डिसॉल्व हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अब कैसे होता है ये अभी बात का विषय है, लेकिन पहले ये देखिए, क्या 5 साल के पहले डिसॉल्व हो सकती है कोई भी ग्राम पंचायत या कोई भी 3 स्तरीय पंचायत में से? हाँ, हो सकती है। अगर होती है तब ये बताइए उसका चुनाव कैसे होना होगा। तो याद रखिए, अगर 5 साल के पहले कोई भी पंचायत बीच में कहीं डिसॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। कितने महीने के भीतर? 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। और याद रखिए, मान लिया 2.5 साल में डिसॉल्व हो गई, कितने साल में? 2.5 साल में पंचायत डिसॉल्व हो गई और आपने तुरंत चुनाव कराया। अब जो चुनाव कराने के बाद जो नई पंचायत बनी है, उसका टेन्योर अगले 5 साल नहीं चलेगा, जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के केस में होता है। यहां पे क्या होगा? बचा हुआ, मान लीजिए आपने 2.5 साल में वो सीट वैकेंट हो गई, आपने चुनाव कराया, अब टोटल 5 साल आपको इतने में ही मिलेगा, उसी में बचा हुआ जो 2.5 साल रहेगा, उतने साल के लिए अगली वो चुनी जाएगी। ठीक है, और ऐसा लागू होगा आम तौर पे। लेकिन अगर कहा जाए कि 5 साल पूरा होने में सिर्फ 6 माह बाकी है, ये सबसे जरूरी है, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। मैं इसी पे रोक दूंगा, आप कहेंगे तो अगले वीडियो दूसरी बना दूंगा, लेकिन यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है, ड्यूरेशन कितना है? 5 साल।
बीच में डिसॉल्व हो सकता है, हाँ डिसॉल्व हो सकता है। मान लिया बीच में डिसॉल्व हो जाता है तो कितने समय के लिए, 5 साल में जो भी समय बचा होगा उतने समय के लिए अगली वो पंचायत चलेगी, याद रखिएगा। अब इसमें एक क्लॉज क्या है, क्लॉज ये है कि अगर 5 साल बीतने के 6 महीने के अंदर में, मतलब 5 साल पूरा होने वाला है उसके 6 महीने के पहले, उसी बीच में 6 महीने के पहले ही अगर डिसॉल्व हो जाए, 5 साल से 6 माह पहले के बीच में, समझ रहे हैं, अगर उस बीच में डिसॉल्व हो जाए तब चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं, तब हम वेट कर लेते हैं कि जब सब चुनाव होगा तभी कराएंगे, ठीक है। ये इंटरमीडिएट चुनाव सिर्फ कब होगा, जब 6 महीने से पहले की बात होगी। अगर 6 महीने के, भाई ये देखिए, मान लिया, देखिए भाई मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल है, ये 5 साल का टाइम है, ये है आखिरी के 6 मंथ, ठीक। आमतौर पे 5 साल से पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन ठीक है, पहली चीज़ तो 5 साल से पहले चुनाव हो जाए। अब अगली चीज़ क्या, बीच में डिसॉल्व हो सकता है, हाँ। डिसॉल्व होने के बाद याद रखिए, अगर इस यहाँ से लेके इधर, मतलब 4 साल 6 माह के भीतर में, पहले 4 साल 6 माह के भीतर में अगर डिसॉल्व होती है तो चुनाव होगा, हाँ चुनाव होगा। और जो चुनाव होगा वो बचे हुए समय के लिए, मतलब 5 साल के लिए होगा। लेकिन अगर यहाँ पे टाइमिंग इस समय आखिरी 6 माह में अगर डिसॉल्व होती है तो उसके लिए चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ समझना। तो आपको शायद ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके बाद के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब किसी भी 3 स्तरीय पंचायत है, इनमें से किसी भी स्तर की पंचायत, चाहे वो ग्राम हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, उसके किसी भी मेंबर को हटाया जाना है तो याद रखिए उसके लिए कौन रूल बनाएगा। किसी उसको हटाया जा सकता है, हाँ हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है, उसके लिए राज्य की जो विधानसभा है, स्टेट विधानसभा, विधान परिषद मिल के जो भी स्टेट लेजिस्लेचर होती हैं, वो मिल के अगर कोई लॉ पास करे कि इस तरीके से इनको हटाया जा सकता है तो उसे हटाया जा सकता है, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़, एक आदमी जिसकी, एक मेंबर जिसकी एज 21 से ऊपर है, एक ऐसा आदमी जो कि 21 साल या उससे ऊपर का है, उसको, मतलब आप ये समझ लीजिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम एज, अब ये याद रखिएगा, पंचायती राज के मेंबरशिप होने के लिए मिनिमम एज 21 साल है, ठीक है। आप उसको इस बेसिस पे नहीं हटा सकते कि वो 25 का एज पार करे, नहीं, इसकी मिनिमम एज क्या है, 21 साल है, याद रखिएगा, ये सबसे ज़रूरी है। या आप अक्सर गलत करेंगे, जैसे आपको याद रहेगा विधानसभा की सदस्यता के लिए 25 साल, लेकिन यहाँ क्या है, 21 साल है। दूसरी चीज़ हो गया ना। दूसरा याद रखिए, इनके चुनाव को कराने के लिए, ये जो पंचायती राज चुनाव है, इनको कराने के लिए एक नया चीज़ बनाया गया कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो याद रखिए, एक तो है इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, CEC। उसका काम क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब के चुनाव कराना, ठीक है, इन राष्ट्रपति का चुनाव कराना। लेकिन जो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, कई लोग भ्रम खाते हैं कि ये चुनाव कराती है विधानसभा की, नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव कराती है किसका, याद रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है चुनाव पंचायती राज की संस्थाओं के इलेक्शन का, पक्का, ठीक है ना। और इसका जो कमिश्नर होता है वो कौन अपॉइंट करता है, याद रखिएगा, वो अपॉइंट करता है उस राज्य का गवर्नर। अगर बात किया जाए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, उस राज्य का गवर्नर। लेकिन अगर इसको हटाना हो तो इसको उसी आधार पर हटाया जा सकता है जैसे कि एक जज को हटाया जाता है, जैसे एक जज को हटाया जाता है। तो आपको अच्छे से पता है, अब आप मुझे बताइए कि जज को कैसे हटाया जाता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किसी भी जज को हटाने के क्या तरीके हैं, क्या किसी जज को हटाया भी जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे। क्योंकि देखिए, इसको अपॉइंट तो गवर्नर कर सकता है लेकिन इसको हटा नहीं सकता गवर्नर। जैसे किसी वो जो हाई कोर्ट का जज रहता है, हाई कोर्ट के जज को भले अपॉइंटमेंट दे या वो शपथ लेता है गवर्नर से, लेकिन उसको निकाल कौन सकता है, सॉरी, उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, ठीक वैसे ही उसको निकाल कौन सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करता है, देखिए, राज्य का गवर्नर उसको अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन निकालता ठीक वैसे ही है जैसे किसी हाई कोर्ट के जज को राष्ट्रपति या हाई कोर्ट के जज को निकाला जा सकता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कैसे निकाला जा सकता है उसको, ठीक है। ये तो है बेसिक चीज़। इसके बाद अगली वाली वीडियो में इसको पावर को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।